Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Chalo, revise. Let's revise the portion which we just finished in the last classes. So, chalo, Shahid bata dega mujhe. Shahid, tell me the example of alkalides. शायद alkalides का example बता दो मुझे. चलो Habiba, tell me the examples of alkalides. कोई बच्चा आप में से बता देगा alkalide का example? Morphine and codeine. Very good. Nazma Begum will tell me what is the molecular weight of the micromolecules. Sir, I forgot, sir. Okay, can anyone will tell me the molecular weight of the micromolecules? Less than 800. Very good, less than 800. Now, Zarifa Wahid will tell me which molecules are considered as drugs, which secondary metabolite are considered as drugs. चलो बता दो आप कौन सा जानता है कि कौन सा एग्जांपल बताया था ड्रग्स का? Vinblastine. And second one? Curcumin. Curcumin. Good example. So now, can anyone will tell me what are the examples of the acid soluble pool? Acid soluble pool. Monosaccharides. Very good. Monosaccharides or disaccharides, amino acids, fatty acids are. Can anyone will tell me क्या lipids micromolecules हैं या lipids जाके macromolecule है? Macromolecule. क्या lipid हमें acid soluble pool से मिलता है या lipid हमें acid insoluble pool से मिलता है? Lipid acid insoluble. Very good. Acid insoluble. कोई बच्चा आप लोगों में मुझे यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बता सकता है कि क्या है यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? Hydrate carbon. These are the polyhydroxy aldehyde or ketone which will such unit on hydrolysis. Very good. So चलो एक मैंने आप लोगों को बताया था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और कार्बोहाइड्रेट्स. क्या वो डेफिनेशन यूनिवर्सल है या उसका कुछ एक्सेप्शंस है? एक डेफिनेशन बताया था मैंने कार्बोहाइड्रेट्स और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. Universal. उसका मैंने आप लोगों को एक्सेप्शन बताया था ना एसिटिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड है ना? तो बच्चों रिवाइज करना मस्ट है. आप लोगों को नो डाउट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं एंड दैट इज वेरी गुड साइन. बट घर पे सेल्फ स्टडी करना और आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि 7 to 8 आवर्स सब सेल्फ स्टडी करेंगे और आप लोगों को डे बाय डे पूरा 100% मेमोराइज होना चाहिए और जो भी लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे. तो क्या बताया था मैंने आपको लास्ट वाला पॉइंट जब मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था? They are sweet in taste. That's also called as saccharides. That's also called as the saccharides. Now see guys, अब हमें देखना है कि क्या है इन कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन. Now what you will do, you will write a subheading there and write classification of carbohydrates. Classification of carbohydrates. तो मैं आप लोगों को यहाँ में कार्बोहाइड्रेट के 3 क्लासेस बता दूंगा और वो 3 क्लासेस का मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा जो है हमें डिफरेंस पे ही. तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना कि दे हैव 3 क्लासेस और 3 क्लासेस के बाद जो है आप लोग लिख सकते हैं एग्जांपल ए क्लास का नाम जो है वो मोनोसैकेराइड है
और बच्चों दूसरा क्लास का नाम जो है वो ओलिगोसैकेराइड्स है, और तीसरा क्लास का नाम जो है वो है पॉलीसैकेराइड्स। मैं आपको कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे भी बता दूंगा, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। नाउ देखो बच्चों, मोनोसैकेराइड जो है ये खाली एक ही सब यूनिट का बना होता है, तो यहाँ पे यू कैन राइट हियर कंटेन्स सिंगल सब यूनिट या सिंगल यूनिट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे यू कैन राइट कंटेन्स 2 to 9 monosaccharides, and here you can write contains many monosaccharides. So this is the first difference between these three classes of the carbohydrates. अब हम लोग सेकेंड देखेंगे। जरा बच्चों खुद ही बता दो मुझे, क्या ये मोनोसैकेराइड माइक्रोमोलिक्यूल था या मैक्रोमोलिक्यूल था? Macromolecule. वेरी गुड। जरा इसको फिल कर लो खुद ही, दे आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। जरा दूसरा बता दो मुझे, ओलिगोसैकेराइड्स। Macromolecule. Molecule. हाँ, आप लोग डरो मत, ना शर्माना है कि हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे या अगर कुछ गलत दे पाएंगे तो सर हमें डांटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। तो जरा ये बता दो बच्चों, माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स? Macro. Macro. क्योंकि आप लोग इंडिविजुअली बैठे हैं अभी घर पे, किसी एक दूसरे से लेना देना ही नहीं है, तो आप लोग शेयर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और अपना थॉट्स जो भी है, डाउट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो नाउ टेल मी, अगर मैं ये कहा कि ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जरा बच्चों अब आप बता दो मुझे, क्या ये वाटर सॉल्युबल होगा या वाटर इनसॉल्युबल होगा? Water soluble. Water soluble. वेरी गुड, दिस विल बी व्हाट? वाटर सॉल्युबल। जरा ये बता दो मुझे क्या होगा? Soluble. वाटर सॉल्युबल। और ये वाला? Water वाटर, बिकॉज बड़ा है तो वाटर में फिर सॉल्युबल नहीं होगा, इसका हाइड्रेशन उतना अच्छा नहीं होगा। चलो अब देखो बच्चों, नया 2 पॉइंट में आपको, ये 2 लाइन जो दूसरा वाला बताया था ये आप लोगों को पता था, तो अब मैं आपको बता दूंगा कि ये वाले जो है ना, दे आर स्वीट इन टेस्ट। ये भी स्वीट इन टेस्ट है, और लेकिन ये वाला स्वीट इन टेस्ट नहीं होता है। सो यहाँ में लिख लेना, दे आर स्वीट, और यहाँ पे लिख लेना, दे आर स्वीट इन टेस्ट, और यहाँ पे भी लिख लेना ये स्वीट ही होता है। और बच्चों जो स्वीट होगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? Sugar. शुगर्स। और यहाँ में लिख लेना दे आर नॉन स्वीट, और मतलब दे आर नॉन शुगर्स। और एक पॉइंट बता दूंगा आपके, यहाँ में ये होता है नॉन हाइड्रोलाइजेबल या नॉन हाइड्रोलाइटिक भी लिख सकते हैं, और ये लिख लेना आप, दे आर हाइड्रोलाइटिक। और यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर हाइड्रोलाइटिक। अगर कोई चीज वाटर की हेल्प से ब्रेक होता है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस, और जो ब्रेक होगा उसको कहेंगे हाइड्रोलाइटिक, और या जिस जो ब्रेक नहीं होगा उसको कहेंगे नॉन हाइड्रोलाइटिक। या दूसरा वर्ड आप ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, हाइड्रोलाइजेबल। और थोड़ा सा एग्जांपल हम लिखेंगे, इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट वाला, तो फिलहाल मैं यहाँ पे बता दूंगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, या हमें जो कॉमनली यूज करना है राइबोस। बच्चों ये मोनोसैकेराइड का 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं आपको और भी बता दूंगा। और यहाँ पे जो 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप लोगों को फिलहाल याद रखना है, एक सुक्रोज का, और एक आप लोगों को मैल्टोज का याद रखना है, और बच्चों एक आप लोगों को लैक्टोज का याद रखना है। और जो यहाँ में एग्जांपल आपको याद रखना है, द फर्स्ट वन इज स्टार्च,
and the second one is glycogen, and third one is cellulose. तो फिलहाल ये तीन जो है आप लोग याद रख लेना, और या आप लोग इसमें एक और भी इंट्रोड्यूस करना, काइटिन. Is this clear? Yes, sir. Yes. तो अब क्या क्या एग्जांपल है मोनोसैकेराइड का? व्हाट इज द फर्स्ट वन? Glucose, फ्रुक्टोज एंड Ribose, राइबोज. जरा ओलिगोसैकेराइड का? sucrose, Sucrose, lactose, फ्रुक्टोज, लैक्टोज. एंड पॉलीसैकेराइड्स का? starch, glycan, glycan, cellulose, cellulose, chitin. ठीक. तो अब मुझे लग रहा है सबका हो गया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ. अब देखो नेक्स्ट वन है. सो मोनोसैकेराइड्स are non-hydrolytic. Monosaccharides are non-hydrolytic as they cannot be broken by the help of water. Broken या आप लोग splitted भी लिख सकते हैं. Splitted by the help of water. क्लियर? तो इसीलिए ओलिगोसैकेराइड को ब्रेक कर सकते हैं, पॉलीसैकेराइड को ब्रेक कर सकते हैं. दे आर हाइड्रोलाइटिक, बट मोनोसैकेराइड जो है वो नॉन हाइड्रोलाइटिक था, तो इसीलिए इसको हम वाटर के हेल्प से ब्रेक नहीं कर सकते. नाउ अब हमें देखना है इन मोनोसैकेराइड्स के बारे में और कुछ चीजें सीखना है. तो पहले मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दी. नाउ वी विल गो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स. माइक्रोफोन बंद रख लेंगे प्लीज. हाँ, मैं आपको डे फर्स्ट में भी कहा कि अगर आप अपना माइक्रोफोन अननेसेसरी ऑन रख लेंगे तो बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा. तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स. तो बच्चों मोनोसैकेराइड्स को मैंने आप लोगों को बताया था कि दे मे बी एल्डोसिस या दे मे बी कीटोसिस. आप लोग माइक्रोफोन बंद रख लो अपना प्लीज. हाँ, अल्फाज अपना माइक्रोफोन बंद कर लो आप. एंड जरीफा का भी माइक्रोफोन ऑन है, वो भी माइक्रोफोन बंद रख लेंगे. जरीफा वाहिद. सो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स में हम लोग देखेंगे कि जो मोनोसैकेराइड जो है, या तो इनमें कहा था मैंने आपको एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और या तो मैंने आप लोगों को कहा था आप लोगों को क्या, ketone, या तो कीटोनिक ग्रुप होगा. तो पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बता दूंगा और फिर मैं आपको, देखो मोनोसैकेराइड्स का अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे देखें तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे मोनोसैकेराइड के दो टाइप होंगे. एक को हम लोग कहते हैं एल्डोसिस और एक को हम लोग कहते हैं कीटोसिस. अब अगर मैं दूसरा क्राइटेरिया ले लूं और मैं लूं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे अब ये एल्डोसिस का मतलब क्या है, जिसमें कौन सा ग्रुप होगा? aldehyde group, वेरी गुड, aldehyde, एल्डिहाइड. और कीटोसिस मतलब कौन से मोनोसैकेराइड होगा जिनमें क्या होगा? कीटोनिक ग्रुप होगा. अब देखो बच्चों, इसमें से अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम लेंगे तो मोनोसैकेराइड्स कैन बी ट्रायोसिस. और ट्रायोसिस का मतलब कितने कार्बन एटम होंगे? 3 कार्बन. मोनोसैकेराइड्स कैन बी टेट्रोसिस one, एंड मोनोसैकेराइड्स कैन बी पेंटोसिस. और पेंटोसिस में मतलब 5 कार्बन हो गए. और मोनोसैकेराइड्स में बी हेक्सोसिस, और हेक्सोसिस में मतलब 6 कार्बन एटम होगा. और मोनोसैकेराइड्स में बी हेप्टोसिस.
बच्चों हेप्टोसिस में कितना कार्बन एटम होगा? 7 कार्बन एटम है ना। तो अब यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड ट्रायोस वाला होगा और एल्डोस वाला होगा, तो उसको आपको एग्जांपल याद रखना है ग्लाइसरल्डिहाइड। और बच्चों यहाँ से हमें इसका एग्जांपल याद रखना है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। जरा इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ग्लाइसरल्डिहाइड में? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप। कितने कार्बन एटम है इसमें? 3। तो बच्चों इसको हम लोग जनरली कह सकते हैं इट इज एल्डोट्रायोस। जरा इसका नाम बता दो, क्या होगा जनरल नाम? कीटोट्रायोस। वेरी गुड, कीटोट्रायोस। तो अब अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें, जो टेट्रोस है और वो है एरिथ्रोस। और यहाँ में आप लोगों को याद रखना है एरिथ्रोस। और पेंटोसिस का एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों को याद रखना है राइबोस। और यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है राइबोलोस। और बच्चों इधर में आप लोगों को याद रखना है ग्लूकोज। एंड हियर यू हैव टू रिमेम्बर फ्रुक्टोज। और हेप्टोसिस का आप लोगों को याद रखना है सीडोहेप्टोस। एंड हियर यू हैव टू सीडोहेप्टुलोस। जरा इसका मुझे जनरल नाम बता दो, ये वाला, इसका जनरल नाम क्या होगा ग्लूकोज का? ग्लूकोज का जनरल नाम बता दो क्या होगा? एल्डो एल्डो हेक्सोस। हेक्सोस। गुड। जरा इस फ्रुक्टोज का बता दो क्या होगा? एल्डोकीटोस। एल्डोकीटोस। एल्डोकीटोस नहीं होगा ना। अब मैं जो लिखूंगा वही बोलेंगे आप। हाँ, कीटोपेंटोस है ना, कीटोहेक्सोस। इसमें 6 कार्बन है ना, और प्लस कौन सा ग्रुप है? हाँ कीटोनिक ग्रुप। तो कीटोहेक्सोस। आर यू डन विद दिस? नो सर। नो सर। और जो बता देगा कि नहीं हुआ वो मुझे इन्फॉर्म भी कर देगा सर हो गया। अदरवाइज आई विल बी वेटिंग। हाँ, तो अब देखो बच्चों, पहले आप लोगों को याद रखना है कि जो बच्चा कहेगा कि बायोमोलिक्यूल से जूलॉजी में 3 या 4 क्वेश्चन आता है और मैं बड़ा यूनिट है, मैं इसको पढ़ नहीं लूंगा, तो छोड़ दो। तो आप लोगों के पास टाइम अभी अच्छा है, आप लोग सेलेक्टिव मत होना और जो टीचर पढ़ाता है उसको ढंग से पढ़ लेना। मैं आप लोगों को बता दूंगा ये बायोमोलिक्यूल आप लोगों को कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है। जरा ये नाम जान के बता दो मुझे, ये नाम आप लोगों को कहाँ यूज करना है, और जल्दी से आप ट्रेस आउट कर लो आप लोगों का प्रीवियस जो नॉलेज है, कहाँ आप लोगों ने ये नाम और जो इन्वॉल्व होना है और आगे। और मैं हिंट दूंगा बॉटनी में यूज होगा, कहाँ में होगा? फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड। रेस्पिरेशन में होगा, फोटोसिंथेसिस में होगा, C3 साइकिल में। रेस्पिरेशन जब आप पढ़ लेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना। तो अगर आप लोगों का बायोमोलिक्यूल अच्छा होगा तो आप लोगों का फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा और आप लोगों का रेस्पिरेशन प्लांट में अच्छा होगा। और अगर आप बायोमोलिक्यूल ढंग से पढ़ रहे हैं आप लोगों का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छा होगा, जेनेटिक्स अच्छा होगा। सो विदाउट बायोमोलिक्यूल आप जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा अब हम जाएंगे, दैट मीन्स बायोमोलिक्यूल का बॉटनी में भी इन्वॉल्व है। मैं जाऊंगा अब केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आप लोगों का बायोमोलिक्यूल का एक यूनिट है।
तो उसमें भी आप लोगों को 2 मार्क्स मिलना ही मिलना है। तो अगर क्यों ना आप कॉमन एफर्ट लगाएंगे इधर ही, आप लोगों का बॉटनी में भी कवर होगा मार्क्स, केमिस्ट्री वाला भी मार्क्स होगा और जूलॉजी वाला भी मार्क्स आएगा। जूलॉजी में मान लेंगे 4 मार्क्स, बॉटनी में मान लेंगे 3 मार्क्स, केमिस्ट्री से मान लेंगे 2 मार्क्स, और 4 और 3 7 और 2 हो गया 9 मार्क्स, है ना। और 9 इंटू 4 जरा बता दो बच्चों कितना होगा? 36 मार्क्स। तो 36 मार्क्स आपको इसी से मिलेगा, बायोमोलिक्यूल से मिलेगा। तो इसलिए याद रख लेना, इफ योर बायोमोलिक्यूल विल बी गुड, यू विल बी गुड इन साइंस। अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा होगा, आपका बायोमोलिक्यूल अच्छा होगा। तो आप लोगों का बायोमोलिक्यूल अच्छा होगा, यू विल बी गुड इन डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ बॉटनी, एंड you can also cover the topics which are included in the chemistry. तो इसलिए याद रखना 3 जगह से आपको मार्क्स देगा ये, केमिस्ट्री से भी, बॉटनी से भी और जूलॉजी से भी। नाउ अब हम लोग स्ट्रक्चर करने वाले थे इन बायो मॉलिक्यूल का, मोनोसैकेराइड्स का। तो आप लोग वहां में हेडिंग कर लेना लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। और बच्चों लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स में आप लोग ब्रैकेट में लिख लेना फिशर फॉर्मूला, और इन ये वाला आपका केमिस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। linear structure of monosaccharides. चलो let me start with the dihydroxyacetone. Let me start with the glyceraldehyde. जब भी आपको कोई एल्डो शुगर बनाना होगा, what you have to do, you have to draw the chain of carbon atom. बच्चों ट्रायो शुगर में कितने कार्बन एटम का चैन होगा? 3. 3 गुड। तो अब आप लोगों को जब भी कोई सा भी एल्डो शुगर बनाना होगा, एल्डो शुगर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और कीटो शुगर में कौन सा ग्रुप होगा? Ketone. ग्रुप। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, जो भी एल्डो शुगर बनाएंगे कार्बन एटम फर्स्ट पे बनाना है एल्डिहाइड, और जो भी आप कीटो शुगर बनाएंगे कहाँ में आपको डालना है कीटो ग्रुप? Second. कार्बन एटम, जो भी कोई सा मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, बाकी कार्बन एटम पे जो भी कोई एल्डो शुगर होगा लास्ट में आपको CH2OH लगाना है, और जो भी कोई कीटो शुगर होगा फर्स्ट पे भी आएगा CH2OH और लास्ट पे भी आएगा CH2OH। अब यहाँ में पेंडिंग हो गया, तो अब हमें इस कार्बन की वैलेंसी करनी है, OH लगाना है और यहाँ में हम लोग H लगाएंगे। अगर आप केमिस्ट्री में एक बेसिक सा पता होगा, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, सब कार्बन की वैलेंसी फिट हो गई, 4 4 4, और यहाँ में भी अब 4 4 4 वैलेंसी हो गया। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ में ये सेकेंड होगा और ये वहां पे थर्ड होगा और ये वहां फर्स्ट होगा, ये वाला यहाँ पे थर्ड होगा, और इसका मैं नाम दूंगा अब व्हाट? ग्लाइसल्डिहाइड। और बच्चों इसका नाम क्या देंगे हम? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कोई कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होता है, तो बच्चों कौन सा कार्बन एटम कहते हैं हम उसे? कायरल कार्बन। वेरी गुड, कायरल कार्बन एटम। अब देख लो इसमें ये वाला कार्बन एटम क्या है? कायरल कार्बन एटम। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर कोई कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है तो बच्चों उस कार्बन एटम को हम लोग क्या कहते हैं? कायरल कार्बन एटम। अब देख लो इधर में डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट ग्रुप, तो कायरल। यहाँ में लेकिन 4 ग्रुप है ही नहीं, यहाँ में एक ही ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा है, और यहाँ में 4 वैलेंसी है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये कार्बन एटम कायरल नहीं है। जरा मुझे यहाँ बता दो, ये कार्बन एटम फर्स्ट क्यों नहीं कायरल है? इसमें तो 4 ग्रुप अटैच है। Difference. नहीं. क्यों ये कार्बन एटम फर्स्ट कायरल नहीं है, या कार्बन एटम लास्ट क्यों नहीं कायरल है? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन। वेरी गुड। क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन सेम है। तो ये जो हाइड्रोजन मैंने इधर लिखा ना, ये बेसिकली ऐसे है, ये हाइड्रोजन है और यहाँ में OH है, तो देखो 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, तो इसीलिए ये कायरल नहीं हो सकता है। तो लेकिन अब हम शॉर्टली इसको ऐसे लिखते हैं CH2OH।
तो ये था रिगार्डिंग इस ग्लाइसल्डिहाइड के स्ट्रक्चर के बारे में और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन के स्ट्रक्चर के बारे में। जरा अब आप लोग बना लो, यहाँ में राइबोस का स्ट्रक्चर जो बना लेंगे। अब हमें टाइम सेव भी करना है, तो मैं आपको एरिथ्रोज का भी बता दूंगा, उसी में आपको मैं राइबोस बता दूंगा। जरा बच्चों राइबोस बनाने के लिए मुझे कितने चलो या एक पॉइंट लिख लो आप पहले यहाँ में, द ग्लाइसल्डिहाइड has one chiral carbon atom and dihydroxyacetone has no chiral carbon atom. Are you done with this? Yes, sir. चलो अब देखो, हम लोग यहाँ में राइबोस का बनाएंगे, और राइबोस के साथ साथ मैं आपको यहाँ में आज सिखाऊंगा राइबोस और डीऑक्सीराइबोस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों हम लोग इसीलिए आप लोग अपने कॉपी पे 5 कार्बन एटम वाला चेन बना लेना, 1 2 3 4। और यहाँ में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में भी हम 3 बनाएंगे कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम वाला चेन, 1 2 3 4 5। और यहाँ में भी 1 2 3 4 5। तो यहाँ में आपको मैं सिखाऊंगा कि कौन सा ये वाला राइबोस है, और बच्चों यहाँ में आपको सिखाऊंगा मैं कि ये डीऑक्सीराइबोस है। और डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर आप खुद बना लेंगे, मैं हिंट दूंगा, आप लोग गौर से सुनते रहना। और ये वाला यहाँ में राइबोलोस है। अब देखो आप इधर, ये राइबोस बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रा हियर OH and here OH and here OH and it will be here OH H and it will be here CH2OH। तो बच्चों जो इन 2 कार्बन एटम का होगा, बाकी जितने भी कार्बन एटम मैंने यहाँ बनाए, ये 4 ये 3 है ना, तो कीटो शुगर का स्ट्रक्चर सेम ही होता है, लेकिन एक्सेप्ट द फर्स्ट 2 कार्बन एटम ऑफ एल्डोस। तो अब यहाँ में क्या करेंगे, हम सेम ही लिखेंगे, हम OH OH एंड OH, और यहाँ में H, यहाँ में H, और यहाँ में आएगा CH2OH। यहाँ हम HHOH भी लिख सकते हैं, और यहाँ में हम लोग CH2OH भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब गिन लो आप कितने कायरल कार्बन एटम है इधर, 1, यहाँ में कितने हैं, दूसरा है, और यहाँ में क्या है, तीसरा है। तो बच्चों अगर आप इधर गिन लेंगे ना, यहाँ में आपको 2 ही मिलेंगे, एक तो ये वाला मिलेगा और एक तो ये वाला मिलेगा कायरल कार्बन एटम राइबोलोस में। चलो अब मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताऊंगा, और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये वाला जो शुगर है, राइबोस है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O5। और बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे हम C5H10O4। सर राइबोस में कितने कायरल कार्बन है सर? 3 है ना, 1 2 3। आप गिन लो, 3 होंगे। बीच वाला सर कायरल कैसे होगा सर? ऊपर भी तो CHOH है, नीचे भी तो CHOH है। ना मैं बता दूंगा ना। देखो बीच, आप ये वाला का पूछ रहे हैं, थर्ड का? आप थर्ड का पूछ रहे हैं या? हाँ मैं आपको बता दूंगा थर्ड का कैसे होगा। तो बड़ा इजी है, ये मैं मान लूंगा ये थर्ड है, ये 4 है और ये 5 है। तो बच्चों यहाँ में ये मान लेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये मान लूंगा मैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब कर लो आप यहाँ पे जरा ये वाला बता दो, अगर मैं इसका मान लूं ये वाला तो एक ही ग्रुप होगा ना, और ये वाला क्या होगा, दूसरा ग्रुप, ये वाला क्या होगा, तीसरा ग्रुप, और ये वाला क्या होगा, चौथा ग्रुप। अब बता दो क्या ग्रुप सेम है या डिफरेंट है?
डिफरेंट है, तो इसीलिए ये वाला भी हो गया। ठीक, तो ये है राइबोस। अब मैं आप लोगों को कहूंगा कि राइबोस और डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर सेम है। राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर सेम है, बट डिफरेंस कार्बन एटम 2 पे है। जरा बच्चों कॉन्फिडेंटली बना दो अब स्ट्रक्चर इसका। मैं आप लोगों को कहा राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, दोनों एल्डो शुगर है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस है कार्बन एटम सेकंड पे। तो कैसे आप स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका? और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H10O4। चलो बताओ मुझे, अगर एल्डो शुगर है यहाँ में क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप। अगर एल्डो शुगर है तो लास्ट पे क्या होगा? CH2OH, है ना? तो अब जो CH2OH होगा, तो फिर मैंने आप लोगों को कहा कि स्ट्रक्चर ना सेम होता है, तो लेकिन कार्बन एटम 2 पे डिफरेंस होता है। अब हम वो कार्बन एटम 2 पे फिलहाल नहीं बनाएंगे, हम बाकी स्ट्रक्चर देखेंगे सेम है, हम बाकी स्ट्रक्चर देखेंगे सेम है। अब आप लोग मुझे बता दो, क्या मुझे यहाँ पे HNH लिखना चाहिए या मुझे यहाँ में HNOH लिखना चाहिए? HNH। क्यों? H&H। क्योंकि डीऑक्सीराइबोस शुगर में एक ऑक्सीजन क्या है? कमी है, कम है। और कम है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में ऑक्सीजन नहीं डालेंगे और यहाँ में हम हाइड्रोजन डालेंगे। और ये है द डिफरेंस बिटवीन राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। और यहाँ में आप लोग लिख लेना, राइबोस इज प्रेजेंट इन आरएनए। जरा आरएनए का फुल फॉर्म बता दो। एंड बच्चों, डीऑक्सीराइबोस जो है वो प्रेजेंट होता है डीएनए में, और इसीलिए डीएनए का नाम क्या पड़ा फिर? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अब इसी राइबोस और डीऑक्सीराइबोस को हमें अब न्यूक्लिक एसिड में सीखना है। Are you done with this? Yes, sir. तो अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना कि द डिफरेंस बिटवीन राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस is due to carbon atom second. तो बस ये पॉइंट आज से आप भूलना नहीं। अब देखो बच्चों, हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं कितने कार्बन एटम का चेन बना लूंगा? 6 कार्बन एटम। वेरी गुड, 6 कार्बन एटम का। तो मैं आपको फ्रुक्टोज का भी स्ट्रक्चर बता दूं। 1 2 3 4 5 और 6। और ये ग्लूकोज का पहला कार्बन CHO होगा, और ये फ्रुक्टोज का सेकेंड कार्बन एटम पे कीटो ग्रुप होगा, और ये ग्लूकोज में लास्ट में CH2OH होगा, और ये फ्रुक्टोज के फर्स्ट पे CH2OH होगा, और लास्ट पे भी CH2OH होगा। तो अब बच्चों हमें क्या करना है, OH एंड H का अरेंजमेंट करना है। ग्लूकोज में सेकेंड पे OH राइट होता है, और लेफ्ट थर्ड में लेफ्ट में होता है, और बच्चों फिर फोर्थ में OH राइट होगा
फिफ्थ में राइट OH होगा और यहाँ में H होगा और यहाँ में H होगा, क्लियर। और यहाँ में सेम ही होगा, जो इन 4 का है वही फ्रुक्टोज का होगा, और दैट मीन्स यहाँ से OH होगा और यहाँ से H होगा और यहाँ से OH होगा और यहाँ से OH होगा। आप लोगों को केमिस्ट्री में जब क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे पूछा जाता है ज्यादा, और जब बायोलॉजी में पूछेगा वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछा जाता है। और केमिस्ट्री में लेकिन स्ट्रक्चर ही आएगा, आइदर एपिमर्स, आइसोमर्स वगैरह वगैरह, तो उन्हीं से, इसीलिए स्ट्रक्चर याद रखना जरूरी है। तो मेहनत आप लोग कॉमन कर लेना, ऐसा नहीं सोचना कि हमें अलग अलग मेहनत, बॉटनी में अलग, जूलॉजी में अलग, केमिस्ट्री में अलग। तो अब देख लो आप यहाँ में, ये कार्बन एटम फर्स्ट है, ये कार्बन एटम सेकंड है, कार्बन एटम थर्ड है, 4 है, 5th है। और जरा आप लोग जल्दी से मार्क कर दो कौन कायरल है यहाँ में और कौन एकायरल है, जल्दी से खुद मार्क कर लो और बताओ मुझे ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन एटम है। कितने हैं ग्लूकोज में कायरल कार्बन एटम? 6 4 Six. कार्बन कार्बन। 4 4 है कार्बन और 4 है, और 4 कितना है उसमें फ्रुक्टोज में? फ्रुक्टोज में 3 होगा। 3 एल्डो शुगर से 3 एक कम, एल्डो शुगर से एक कम, तो यहाँ में देखो 1 2 3 और 4, और यहाँ में क्या देखो 1 2 3, ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये वाला भी डिफरेंट है, फिर इसके लिए भी ये डिफरेंट डिफरेंट और ये वाला डिफरेंट, ये वाला डिफरेंट, साइमल्टेनियसली इन 4, लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट जो है कायरल नहीं होगा। अब देख लो बच्चों, बताया था मैंने आप लोगों को कि जो कार्बोहाइड्रेट है दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब देखो बच्चों, यहाँ में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO, और कितने OH है? 1 2 3 4 5। ये क्या है इधर? कीटोनिक ग्रुप, और कितने OH है? 1 2 3 4 5। पॉलीहाइड्रोक्सी साथ में क्या है? कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी साथ में क्या है? एल्डिहाइड। तो इसीलिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C6H12O6 इसका क्या होगा? सेम होगा। ठीक, तो अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, ग्लूकोज। ग्लूकोज is also called as ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, या तो हम इसको कहते हैं ब्लड शुगर, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। और बच्चों या हम लोग इसको कहते हैं ग्रेप शुगर, ग्रेप्स में भी प्रेजेंट होता है। और या हम इसको कहते हैं डेक्सट्रोस। और डेक्सट्रोस मतलब क्या है? ये रोटेट करता है। चलो छोड़िए, आगे मैं बता दूंगा, फिलहाल याद रखना ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोस। फिलहाल अपने दिमाग पे आप विश्वास रख लेना, डेक्सट्रोस मतलब वो आइसोमर होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट करता है टुवर्ड्स राइट, और उस आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जो राइट को डेविएट करता है बच्चों, क्या कहते हैं उस आइसोमर को? डेक्सट्रोस। मैं आगे असम लिखवाऊंगा, कोई इशू नहीं, बट यहाँ पे फिलहाल याद रखना ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोस। अब बताओ हमारे ब्लड में कौन सा शुगर रहता है? ब्लड शुगर। ग्लूकोज। हमारे ब्लड में कौन सा शुगर रहता है? ग्लूकोज, इसीलिए ब्लड शुगर। ग्रेप्स में भी ये रहता है, और प्लस इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। अगर कभी भी किसी को डिहाइड्रेशन होता है, कभी डायरिया होता है, ज्यादा बीमार वगैरह हो जाता है, तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ना, तो जो हॉस्पिटल में जब उसको ग्लूकोज कहते हैं, हम लोग ड्रिप चढ़ाते हैं, तो अगर आप लोगों ने गौर से देखा होगा, जो वो ग्लूकोज का बोतल जो होता है उस पे आप लोगों ने देखा होगा या NS लिखा होता है, और अगर आप लोगों ने दूसरा दिया होगा तो दूसरा बोतल उस पे लिखा होता है DNS, या तो NS और फिर लिखा होता है ऊपर 5% DNS।
या 10% DNS। तो बच्चों इस NS का मतलब क्या होता है? नॉर्मल सलाइन। बच्चों क्या लॉस होता है जब हमारी बॉडी से डिहाइड्रेशन होगा, चाहे स्वेटिंग ज्यादा होगा या डायरिया होगा, क्या लॉस होगा? वाटर के साथ क्या लॉस होंगे? सॉल्ट। अब बता दो उस पर्सन के बॉडी में क्या चाहिए? NaCl। तो उसको NaCl खिलाते हैं, डायरेक्टली ब्लड में डाल देंगे। तो 0.9% NaCl को हम लोग कहते हैं नॉर्मल सलाइन। जरा इसमें हम लोग नॉर्मल सलाइन NaCl के साथ साथ डेक्सट्रोज भी खिलाते हैं, क्योंकि वो जो ही खाना खाता है वो वेस्ट बाहर चला जाता है, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, तो ब्लड में कमी होगा ग्लूकोज का, तो इसीलिए उसके वेन में डायरेक्टली हम यहाँ में ग्लूकोज देते हैं। एंड DNS का मतलब क्या है? डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सलाइन। सर डी का मतलब क्या है? डी का मतलब डेक्सट्रोज, डी का मतलब ग्लूकोज क्या है? तो उसको एक तो ग्लूकोज भी खिलाते हैं और प्लस NaCl भी खिलाते हैं। तो वो डिपेंड करेगा डॉक्टर पे, क्या उसको लगेगा कि इसको ज्यादा स्वेटिंग वगैरह डिहाइड्रेशन हुआ है और सॉल्ट लॉस हो गया है, तो या उसको खाना ही नहीं पच रहा है और उसको खाने का जरूरत है, तो ग्लूकोज भी देगा साथ में। इज दिस क्लियर? यस सर। तो ये है लीनियर स्ट्रक्चर जिसे हम फिशर फॉर्मूला कहते हैं। तो अब हमें देखना है कि इस फ्रुक्टोज का दूसरा नाम क्या है। ये तो ग्लूकोज का नाम था, तो लिखो फ्रुक्टोज is also called as fructose is also called as fruit sugar, और या तो हम लोग इसको कहते हैं लेवोलोस, और क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को डिविएट करता है लेफ्ट, और लेफ्ट वाले आइसोमर को कहता है लेवोरोटेटरी, और ये फ्रुक्टोज भी लेवोरोटेटरी है, इसीलिए इसको लेवोलोस कहता है। तो लिखना फ्रुक्टोज इज स्वीटेस्ट शुगर, और ये प्रेजेंट होता है फ्रूट्स में, इसीलिए फ्रूट्स मीठा होता है। बच्चों ये खजूर में होता है, डेट्स में होता है, और ये आप हनी में भी पाएंगे। Fructose is sweetest sugar. It is present in fruits. It is present in dates. It is present in honey. Clear? Yes, sir. तो ये था रिगार्डिंग फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में और मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर के बारे में। अब आप लोग एक क्वेश्चन लिख लेना, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग is not a monosaccharide. Or first option you can write there aldotriose. The second option you can write there ketopentose. And the third one you can write there aldobiose. And the fourth one you can write there aldoestrose. Yeah, aldotetrose. P. Very good. हाँ, क्या होगा आंसर इसका? Aldobiose. 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 वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना क्यों मैंने ऐसे कहा, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं the lowest and highest number of carbon atoms in a monosaccharide are 3 and 7 respectively. कितना लोवेस्ट नंबर ऑफ
कार्बन हो सकता है मोनोसेकेराइड में 3। और बच्चों हाईएस्ट कितना हो सकता है 7। अब बताओ एल्डोबायोस में कितने कार्बन आपको लग रहा है 2 ही। तो ऐसा कोई है ही नहीं मोनोसेकेराइड, तो इसीलिए ये मोनोसेकेराइड नहीं है। जरा मुझे इस एल्डो ट्रायोस का एग्जांपल बताओ जल्दी। वेरी गुड, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रॉक्सीएसीटोन फॉस्फेट। जरा कीटो पेंटोस का एग्जांपल। एल्डो ट्रायोस का खाली ग्लिसरॉल्डिहाइड है, गुड है। और कीटो पेंटोस का Ribulose. वेरी गुड, राइबोलोस। और एल्डो टेट्रोस का एरिथ्रोस। ठीक। और यहाँ में आप लोग लिख सकते हैं ग्लाइसल्डिहाइड। ग्लाइसल्डिहाइड इज सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड या इज सिंपलेस्ट शुगर। क्लियर? Done this? Yes, sir. तो बच्चों ये हो गया और लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में, जिसे हम फिशर फॉर्मूला कहते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स के ब्रैकेट में लिख लेना आप हेवर्थ फॉर्मूला। और एनसीईआरटी ने जो स्ट्रक्चर दिया है मोनोसैकेराइड का वो रिंग में ही दिया है और वो लीनियर वाला नहीं दिया है। तो अब हम लोग देखेंगे ये रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और कब बनता है। तो इसमें आप लोग लिखना मोनोसैकेराइड्स when dissolved in water, monosaccharides when dissolved in water gets mainly converted into a ring structure. The ring structure that resembles six-membered pyrene or five-membered furane. Monosaccharides when dissolved in water gets mainly converted into a ring structure that resembles six-membered pyrene or five-membered furane. अब देख लो बच्चों। हाँ पायरेन और five-membered furane, PYRAN, six-membered pyrene और five-membered furane, FURAN। देखो बच्चों ये है six-membered furane pyrene और ये वाला जो है दिस इज five-membered furane। Now this is here pyrene and this is here furane। जरा गिन लो इसमें कितने मेंबर्स हैं। एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और सिक्स्थ। और यहाँ में 1 2
3, 4, 5। तो इसमें 5 मेंबर्ड होता है और इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। तो अब अगर हम लोग देखेंगे कि जो मोनोसैकेराइड का 6 मेंबर्ड रिंग है उसको पायरेनोज रिंग कहता है, और जो 5 मेंबर्ड रिंग होता है उसको फ्यूरेनोज कहता है। तो लिखो the 6 and 5 membered ring structure of monosaccharides the 6 and 5 membered ring structure of monosaccharides are pyranose and furanose respectively। जरा मुझे उन पेरेंट कंपाउंड का नाम बताओ जिनके साथ मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर रिंग वाला रिजेंबल होता है। व्हाट आर दोज पेरेंट कंपाउंड्स? What are those parent compounds? What is one? Pyrene. Pyrene। और बच्चों सेकेंड वाला क्या है? फ्यूरेन। तो अगर मोनोसैकेराइड का होगा पायरेन का जैसा, क्या कहेंगे उसको? पायरेनोज। पायरेनोज। अगर मोनोसैकेराइड का फ्यूरेन जैसा होगा तो क्या कहेंगे? फ्यूरेनोज। आप लोगों को बस समझना है ये एक बार, हाँ, और इस पे बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता दूंगा कि ग्लूकोज का ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बस मैं ये आपको बार बार समझना नहीं है, बिकॉज इफ यू विल वेस्ट टाइम ऑन दिस अगेन एंड अगेन तो वो जूलॉजी के लिए अच्छा नहीं है। दो केमिस्ट्री के लिए अच्छा होगा, जूलॉजी के लिए अच्छा नहीं है। बस मैं समझा दूंगा, यहाँ खत्म करना, समझना, और दोबारा टाइम वेस्ट इस पे नहीं करना। और तो दूसरा हमें डायरेक्ट क्या करना है, रिंग स्ट्रक्चर याद रखना है। ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर याद रखना है, राइबोज का और डीऑक्सीराइबोज का। नाउ शुड आई क्लियर दिस? Yes, sir. यस सर। तो अब आप लोग वहां में लिख लेना रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हम लोग इसको लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग इस पे स्पेंड करेंगे टाइम समझने पे। तो बहुत इजी है, आप लोगों को इजीली समझ आएगा। तो यहाँ में लिख लेना 6 मेंबर्ड pyranose ring of glucose is more stable than 5-membered furanose. Then it's 5-membered furanose. जरा बच्चों इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? क्या ग्लूकोज में खाली होगा पायरेनोस, या ग्लूकोज में पायरेनोस ज्यादा होगा, फ्यूरानोस बहुत ही लिमिटेड होगा? Pyranose ज्यादा। हाँ, वेरी गुड। पायरेनोस ज्यादा होगा, लेकिन फ्यूरानोस बनेगा टू सम एक्सटेंट, लेकिन विल बी वेरी लेस, विल बी ऑलमोस्ट 0.005%। वो ज्यादा नहीं होगा, और ये वाला ज्यादा होता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। Are you done with this? यस सर। Yes. तो अब Yes, देखो sir. आप यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, मैं यहाँ में ग्लूकोज लूंगा। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा कॉशियस रहना और कंसंट्रेशन मेंटेन करते रहना। आपको दोबारा समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ में ग्लूकोज बता दूंगा कि ग्लूकोज का मैं अब ये CHO ग्रुप थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, और we know that here it will be OH and it will be H, and we know that it will be OH here and it will be H here, and we also know the configuration of this C here, and this is OH, OH and H, and this one is CH2OH। अब देखो बच्चों, ये ग्लूकोज का जो कार्बन एटम 5 होगा, दिस वन इज फर्स्ट वन, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ, दिस वन इज सिक्स्थ। तो जब हम लोग इस ग्लूकोज को पानी में डालेंगे तो पानी में क्या होगा कि ये वाला 5th कार्बन एटम का OH
न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस फर्स्ट कार्बन एटम पे, और जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस कार्बन एटम पे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ में ये ग्लूकोज का C जो है बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ में ये H होगा, और यहाँ में ये वाला जो है सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। थर्ड का भी सेम रहेगा, इसमें आप लोगों को कोई चेंज नहीं करना है। फोर्थ भी सेम रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन जो फिफ्थ वाला का जो ऑक्सीजन होगा वो अब अटैक करेगा इस पे फर्स्ट पे, और ये H निकल जाएगा इधर से, ये वाला H फिफ्थ का। जरा बता दो बच्चों, अगर ये ऑक्सीजन इस H को रिलीज करेगा, क्या ये ऑक्सीजन H को एज अ H पॉजिटिव भेज देगा, या ये ऑक्सीजन इसको एज अ H नेगेटिव रिलीज करेगा? केमिस्ट्री है पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H positive. बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, है ना। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ में O नेगेटिव होगा। और ये जरा बता दो, ये डबल बॉन्ड अगर टूट जाएगा, क्या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? अगर ये डबल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो बच्चों जो ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H पॉजिटिव जाएगा इस O नेगेटिव पे। जरा बच्चों अगर ये H पॉजिटिव जा रहा है इस O नेगेटिव पे, क्या बन जाएगा इधर? OH, है ना। और यहाँ में क्या है इधर? O नेगेटिव, है ना। और ये O नेगेटिव, जरा इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये O नेगेटिव और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है आपस में मिलेगा और बॉन्ड बना देगा। इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ, तो अब हम लोगों ने, हाँ जी, तो अब देखो यहाँ में कोई स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे CH2OH लिखेंगे, ये सिक्स्थ वाला, और इस फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे Hp था। तो दैट मीन्स ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? रिंग में। तो बच्चों अब बता दो मुझे, ये रिंग जो होगा ये किसके जैसा होगा? फ्यूरेन के जैसा या ये पायरेन के जैसा होगा? Pyren. हाँ, ये पायरेन के जैसा होगा, है ना। तो अगर वो पायरेन के जैसा रिंग होगा एंड दैट विल बी आइदर लाइक दिस और दैट कैन बी लाइक दिस। देखो मैं यहाँ में पायरेन का स्ट्रक्चर बना लूंगा। तो अगर मैंने आपको अभी बताया था पायरेन जो है वो ऐसे था, ये पायरेन था बच्चों ऐसे। चलो बता दो मुझे, अब इस ऑक्सीजन ने कौन कौन सा कार्बन एटम इस ग्लूकोज का लिंक किया है? खुद बताओ, आप लोग डरने की जरूरत नहीं है। कार्बन 1 एंड कार्बन 5। कार्बन 1 कार्बन 5। कार्बन 1 एंड 5। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि ये वाला एक क्या है? कार्बन 1, और ये वाला क्या है? कार्बन 5। अब बता दो मुझे इस 1 पे क्या क्या चीज है, क्या क्या ग्रुप अटैच है 1 पे? H. वेरी गुड, H OH and OH। तो मैं OH फिलहाल डाउनवर्ड लिखूंगा और ये मैं H ऊपर लिखूंगा। जरा फिर ये कार्बन 1 किसके साथ अटैच है? कार्बन सेकंड के साथ, है ना। यस सर। तो ये कार्बन सेकंड हम क्या लिखेंगे? OH, और यहाँ में क्या लिखेंगे? H। H। जरा बच्चों ये कार्बन सेकंड किसके साथ अटैच है? कार्बन थर्ड। इसमें क्या क्या चीज अटैच है? H, और क्या है? OH। जरा ये थर्ड किसके साथ अटैच है? फोर्थ के साथ। फोर्थ भी क्या है? OH, और क्या है? H। जरा ये फोर्थ किसके साथ अटैच है? फिफ्थ के साथ। जरा आप बताओ फिफ्थ O के साथ अटैच है, वो तो दिखा है हमने। और ये फिफ्थ किस किस के साथ और अटैच है? यहाँ में क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ में क्या है? CH2OH। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ में H लिखेंगे और यहाँ में CH2H लिखेंगे। अब आप लोगों को पता चल रहा है ये कार्बन 1 होगा, ये कार्बन 2 होगा, ये कार्बन 3 होगा, ये कार्बन 4 होगा, 5 होगा, और ये वाला क्या होगा? 6 होगा। तो अब इसी जब ये OH डाउनवर्ड होता है या ये इसके डायगोनली अपोजिट होता है, या अगर ये ऊपर होता है ये नीचे होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। क्या कहते हैं? मैं इसका नाम दूंगा, नाम इसका बड़ा सिंपल सा है, अल्फा ग्लूको। क्या ये पायरेनोस रिंग है या ये फ्यूरानोस रिंग है?
Pyranol. Pyranol. अल्फा ग्लूकोपायरन, या आप लोग सिंपली याद रखना है अल्फा ग्लूकोज। अब अल्फा क्यों लगाया? क्योंकि OH यहाँ में नीचे है, वो रिंग स्ट्रक्चर जिसमें OH नीचे होता है और CH2H क्या होगा ऊपर, या ये दोनों आपस में डायगोनली अपोजिट होंगे, तो बच्चों उस रिंग स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। अगर ये OH और ये CH2H सिक्स्थ वाला और एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट होंगे, जरा क्या कहते हैं उस आइसोमर को? अल्फा। अल्फा। अल्फा तो अल्फा ग्लूकोपाइरानोस। क्या अब इस रिंग स्ट्रक्चर में सेम नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम है, या आपको लग रहा है इस रिंग स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन एटम डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? चलो बता दो मुझे जल्दी से, क्या रिंग स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन एटम 4 ही है, या इसमें कायरल कार्बन एटम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? चलो Same. पहले चले ये बता दो, क्या ये कायरल है या नहीं है? यस कायरल है। ये भी क्या है? कायरल है। ये भी क्या है? कायरल है। चलो बच्चों, इसमें ये पहला वाला कार्बन एटम कायरल था या एकायरल था? एकायरल। बता दो इसमें, जरा देख लो ये फर्स्ट क्या है, कायरल है या एकायरल? कायरल है ना। अब देखो इस कार्बन एटम पे ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, और ये डिफरेंट ग्रुप है, और ये और डिफरेंट है। अब बता दो ये कार्बन एटम फर्स्ट क्या बना? अब कायरल बना या कायरल बना? कायरल। अब रिंग स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन एटम है? 5। लीनियर में कितना है? वो 4 है। तो अब देखो, अगर सपोज हम लोग इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो ये स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे बनाऊंगा और ये होगा ऐसे, एंड सेम ही है जो आप लोगों ने, लेकिन अगर ये OH और ये CH2H सेम साइड होंगे, मतलब मैं अब OH को ऊपर लिखूंगा और बच्चों मैं H को अब नीचे लिखूंगा, और बाकी सब सेम है, बाकी में कोई चेंज नहीं करना है। OH and this will be OH here, this will be H here, and this will be OH here, and this will be H here, and this will be here H, and this will be here CH2H। अब बताओ ये सिक्स्थ वाला और ये OH वाला फर्स्ट पे क्या सेम साइड है या एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है? सेम साइड है। तो इसको हम लोग कहते हैं बीटा ग्लूकोपाइरानोस। अब बना लो आप लोग जल्दी से अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, और NCERT में जो दिया हुआ है ना, और वो ये वाला दिया है, दिस वन, तो आप लोगों को ये जरूर याद रखना है। Are you done with this? नो सर। Yes, Sir. तेरे पास लेके इसको बना लो। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको डाउट रहा है इस स्ट्रक्चर में? इट कैन बी। सर ये बीटा ग्लूकोज है ना? हाँ, नीचे वाला हाँ बीटा है और ऊपर वाला अल्फा है। गुड, ये वाला बीटा ग्लूकोज होगा और ऊपर वाला अल्फा होगा। देखो असल में क्या होता है, अगर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस साइड होगा, राइट साइड इस कार्बन पे, तो ये वाला OH जो है ना ये रहता है नीचे, और अगर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस साइड होगा, लेफ्ट साइड, तो ये वाला OH ऊपर रहता है। तो फिर हम नाम देते हैं अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज। आप लोगों को याद रखना है, जनरली हम लोग कहते हैं कि OH जब नीचे होगा तो अल्फा, और जब OH ऊपर होगा तो वो होता है बीटा, जनरली हम लोग कहते हैं। तो बच्चों दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। अगर ये डायगोनली ऑपोजिट होगा
तो वो होता है अल्फा। अगर ये सेम साइड होंगे तो क्या होगा? बीटा बीटा। अब बता दो मुझे, अगर मैं इस CH2H को इस H की जगह पे रखता, अगर मैं इस CH2 को इस H की जगह पे रखता और इस OH को मैं इस H की जगह रखता, क्या वो अल्फा होता या बीटा होता? बीटा बीटा। वेरी गुड, बीटा ही रहता, क्योंकि दोनों किस साइड चले गए? सेम साइड। जरा बच्चों, अगर मैं इस CH2 को इधर ले आता और इस OH को इधर ले जाता, क्या होता? वो अल्फा या बीटा? अल्फा। अल्फा अल्फा। तो ये क्या अल्फा। होंगे? डायगोनली अपोजिट होंगे, तो अल्फा होगा। तो आपको याद रखना है, इट इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन कि OH नीचे होगा तभी अल्फा होगा या OH ऊपर होगा तभी बीटा होगा, नहीं। अगर ये डायगोनली अपोजिट रहेंगे अल्फा, अगर ये सेम साइड रहेंगे तो बीटा। अब बताओ, अगर ये फोर्थ वाला कार्बन एटम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस पे, फर्स्ट पे, तो रिंग में कितने एटम रहते हैं? 5 5। वेरी 4। गुड, 5। तो क्या वो फ्यूरानोस होता है या वो पायरानोस होता है? फ्यूरानोस। फ्यूरानोस होता है। अब देख लो इधर, यहाँ में एक, यहाँ में ये देखो आप इधर, बड़ा इजी है, एक एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा रिंग का, और ये वाला होगा छठवा, तो हो गया ये वाला पायरानोस। तो अब अगर ये अटैक करता तो ये वाले हम हटा देते, ये वाला हटा देते हैं और ये O इसका रहता, तो 1 2 3 4 5। तो डिपेंड वदर ये वाला अटैक करेगा या ये वाला अटैक करेगा। आई होप यू विल बी डन विद दिस नाउ। यस हाँ, तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना उधर में, नेक्स्ट वन, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ये दूसरा टॉपिक है क्या? हाँ, फिलहाल मतलब स्ट्रक्चर चल रहा है, तो आप सब हेडिंग कर लेना, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। जैसे मैंने रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बताया, वैसे ही रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। अब देखो बच्चों, पहले मैं क्या कर लूंगा, इस ग्लूकोज को मैं फ्रुक्टोज बना लूंगा। तो ग्लूकोज को फ्रुक्टोज बनाने के लिए मुझे यहाँ से कुछ ग्रुप्स हटाने पड़ेंगे, और वो ये वाले ग्रुप्स हैं। तो मैं अब क्या कर लूंगा, मैं अब यहाँ में इसको बता दूंगा कि ये CH2H है, और ये वाला बता दूंगा कि ये C डबल बॉन्ड O। तो अब ये स्ट्रक्चर को मैं ग्लूकोज नहीं कहूंगा, एंड दिस स्ट्रक्चर विल बी नाउ कॉल्ड एज द फ्रुक्टोज। तो अब फ्रुक्टोज में जो फिफ्थ कार्बन एटम है OH, और वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा अब जहां में कार्बोनिल कार्बन एटम होता है। तो ये वाला C डबल बॉन्ड O वाला हो गया कार्बोनिल कार्बन एटम। तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, जो मैंने ग्लूकोज वाला बताया था ना, तो ग्लूकोज का जरा बच्चों कौन सा कार्बोनिल कार्बन एटम होगा? ग्लूकोज का पहला होगा या सेकंड होगा कार्बोनिल कार्बन एटम? पहला। फर्स्ट। पहला होगा। तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। और जो ये ग्लूकोज का ये वाला कार्बन एटम है ना, और इसको आप लोग लिख लेना एनोमेरिक कार्बन एटम। पहले ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर में लिख लो। पहले ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर में आप ये वाला लिख लेना, पहला का लिख लेना कार्बोनिल कार्बन एटम, और ग्लूकोज में पहला वाले को ही बता देना एनोमेरिक कार्बन एटम। अब बता दो, जो ग्लूकोज का ये न्यू कायरल कार्बन एटम था C1 पे, उस कार्बन एटम को क्या कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन एटम। एनोमेरिक कार्बन एटम। तो अब हम लोग वापस आएंगे इसी पे, फ्रुक्टोज पे। तो बच्चों, फ्रुक्टोज में C5 अटैक करेगा C2 पे, तो कुछ चेंजेस ऐसे आएंगे। यहाँ से मैं ये हटा दूंगा, और ये वाला भी चीज हटा दूंगा इधर से। अब यहाँ से C2 पे होता है, और पहले मैं तो उसको CH2OH लिखूंगा, फर्स्ट वाले को। तो अब यहाँ से फिफ्थ ने अटैक करना स्टार्ट किया। जरा बच्चों ये बता दो मुझे, जब ये फिफ्थ का OH जब ये फिफ्थ का OH इस सेकंड पे अटैक करेगा, जरा ये C डबल बॉन्ड O क्या बनेगा इधर? O नेगेटिव, और O नेगेटिव पे इस H का H पॉजिटिव आएगा, क्या होगा, हो जाएगा वो OH।
और ये O नेगेटिव उसी कार्बन पे अटैक करेगा और जिस पे डबल बॉन्ड OH बन गया। अब बता दो मुझे, क्या अब इस फ्रुक्टोज पे ये सेकंड कार्बन एटम कायरल हो गया या कायरल ही रहा? ये कायरल हो गया, बिकॉज यहाँ पे देखो ये वाला डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है और डिफरेंट ग्रुप है। तो अब ये सेकंड भी यहाँ में कायरल बन गया। इधर में 3 ही था, 1 2 3, यहाँ पे बन गया 1 2 3 4। अब ये नया कायरल कार्बन एटम को क्या कहते हैं हम लोग? एनोमेरिक कार्बन एटम। अब बच्चों बता दो मुझे, इसमें अब रिंग में कितने कार्बन एटम होंगे? Anomeric carbon atom. जरा रिंग में बता दो आप कितने कार्बन एटम होंगे रिंग में? 1 4. 2 3 4 और ये वाला 5। क्या अब हम इसको कहेंगे पायरानोस या इसको हम कहेंगे फ्यूरानोस? Furanos. चलो आप लिख लो, तो मैं यहाँ पे तब तक फ्यूरानोस का बना लूंगा। आप लोग लिखते जाओ और मैं यहाँ में फ्यूरानोस का स्ट्रक्चर बना लूंगा। थोड़ा सा हमें एनसीईआरटी को एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ना पड़ता है, तो बट जो आपको मिनिमम याद रखना है वो आपको एनसीईआरटी का याद रखना है। बट एनसीईआरटी तभी याद रहेगा जब मैं आपको एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी बच्चा इसको बर्डन नहीं समझेगा। दिस इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी। अब बता दो मुझे, ये वाला कौन सा कार्बन एटम है? इधर ये वाला, दिस वन फर्स्ट है ना? तो मैं इसको क्या करूंगा? दिस इज द फर्स्ट। जरा बच्चों ये फर्स्ट किसके साथ अटैच है? सेकंड के साथ। और ये सेकंड और फिफ्थ को किसने जोड़ा है? ओ ने। तो मतलब ये अगर सेकंड होगा ये वाला क्या होगा? फिफ्थ। तो ये सेकंड है, ये सेकंड है, बीच में O है। तो अब इस सेकंड पे क्या है? CH2H। और यहाँ से क्या है? OH। तो वो मैंने नीचे लिखा। तो अब क्या है सेकंड के साथ अटैच? थर्ड। दैट मीन्स ये थर्ड होगा। थर्ड के साथ क्या अटैच है? 4। 4 के साथ क्या अटैच है? 5। 5 के साथ अटैच क्या है? 6। और 5 के साथ क्या अटैच है? H। तो अब यही वाला जो स्ट्रक्चर है, क्या आप ये फ्रुक्टोफ्यूरानोस होगा या ग्लूकोपाइरानोस होगा? फ्रुक्टोफ्यूरानोस। और यह हम लोग शॉर्टली कह सकते हैं कि इट इज अल्फा फ्रुक्टोज। जरा अब आप लोग खुद बना लो बीटा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर जल्दी से। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। बड़ा कॉन्फिडेंटली बना देना, कोई ऐसा नहीं है खाली एक जगह आपको चेंज करना है। When these will be diagonally opposite and that will be alpha. Are you done with the beta structure? Yes, sir. Yes, sir. तो हमें क्या करना है बीटा में अब चेंज? बच्चों बीटा में अब हमें चेंज क्या करना है? Oi. किस Weight को किस ऊपर लेना है सर. the carbon atom second
कार्बन एटम सेकंड का कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड कार्बन OH का OH ऊपर देना है। वेरी गुड है। तो यहाँ में CH2H होगा और हाँ। बाकी सब सेम रहेगा, OH H H OH और यहाँ में H और यहाँ में CH2H। और ये वाला हो गया 1, this one be 2, this will be 3, this will be 4, this will be 5 and this will be 6। एंड जब ये सेम साइड होंगे तो Are you done with this? Sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन, यू विल राइट देयर। चलो एक क्वेश्चन लिख लो आप। The structure of alpha ribose and beta deoxyribose are dash and dash respectively। चलो हम इसको हम ऑप्शन नहीं बनाएंगे, ऑप्शन आप लोगों का टाइम वेस्टेज करेगा। मैं आप लोगों को डायरेक्टली इसका आंसर बता दूंगा और आप लोग सम कर लेना दिमाग में खुद। तो बच्चों जो जरा राइबोस शुगर बता दो मुझे कितने कार्बन एटम का है? 6, 5, 5 गुड। और डिऑक्सीराइबोस? डिऑक्सीराइबोस भी कितना है? 5 5 है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ राइबोस और डिऑक्सीराइबोस में फर्स्ट कार्बन एटम पे अटैक करता है फोर्थ कार्बन एटम, जरा रिंग में कितना ये रहेंगे एटम्स? अगर मैं आप लोगों से कहूंगा कि फर्स्ट कार्बन एटम फोर्थ पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, तो कितने रिंग में एटम्स रहेंगे? क्या फ्यूरानोस रिंग होगा या पायरानोस रिंग होगा? फ्यूरानोस होगा, बिकॉज 4 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, तो फाइनल जो है वो रिंग कुछ ऐसे बनेगा। Yes, sir. And the ring will be like this। तो अब बता दो मुझे, क्या ये रिंग अब आपको लग रहा है राइबोस या ये रिंग आपको लग रहा है डिऑक्सीराइबोस? अगर आपको लग रहा है ये राइबोस तो डिऑक्सीराइबोस कैसा होगा, और अगर आपको लग रहा है ये डिऑक्सीराइबोस तो राइबोस कैसा होगा? चलो बता दो, क्या ये राइबोस है या डिऑक्सीराइबोस है? राइबोस। क्यों? राइबोस है सर, राइबोस। क्यों राइबोस है? It has 5 oxygen. 5 ऑक्सीजन है सर, 5 ऑक्सीजन। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि सेकंड पे जब क्या क्या होगा? HOH. HNOH। तो क्या ये अल्फा राइबोस आपको लग रहा है या बीटा राइबोस? Alpha. अल्फा राइबोस। है सर। अल्फा चलो राइबोस। अब बना लो जल्दी से ये वाला खुद। ड्रॉ द बीटा डिऑक्साइड। नाउ इट इज वेरी इजी। ये मैंने इसीलिए बताया बिकॉज वी नीड दीज टू इन न्यूक्लिक एसिड, जब हम लोग DNA RNA बना लेंगे।
बना लो आप लोग बीटा डीऑक्सीराइबोस। डन। बच्चों क्या होगा डिफरेंस ऑफ राइबोस और बीटा डीऑक्सीराइबोस में? सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं सेकेंड होगा कार्बन पे और ऑक्सीजन के अलावा OH वेरी ऊपर गुड। होगा फर्स्ट कार्बन में और H नीचे। राइबोस में 5 ऑक्सीजन है एंड डीऑक्सीराइबोस में हाँ 4 अब मतलब ऑक्सीजन। डिफरेंस हमें यहाँ पे गुड है। तो यहाँ में अब हम क्या करना है, OH ऊपर बनाना है और H नीचे, और यहाँ में H और H लिखना है। तो जब H और H आएगा तो ये ऑटोमेटिकली हम इसको कह सकते हैं बीटा डीऑक्सीराइबोस। क्योंकि अगर आप लोगों को, मैंने आप लोगों को सिखाया नहीं है क्योंकि हम लोग को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ ग्लूकोज को लेके और फ्रुक्टोज को लेके। तो आप लोगों को पता है कि राइबोस में CHO होता है इधर, और आप लोगों को पता है कि फोर्थ पे OH होता है। तो राइबोस में अब ये फोर्थ का OH अटैक करेगा आप कार्बन एटम फर्स्ट पे ऐसे, और फिर स्ट्रक्चर ऐसे होगा फाइनल वाला जो मैंने आपको बता दिया। Is there any doubt in this ring structure? No, sir. तो ये था रिगार्डिंग मोनोसैकेराइड्स का स्ट्रक्चर के बारे में, चाहे वो लीनियर स्ट्रक्चर था और चाहे वो रिंग स्ट्रक्चर था। तो अब NCERT ने लिखा है हमें पॉलीसैकेराइड्स में कि पॉलीसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड्स, आर मेड अप ऑफ modified monosaccharides. Now we will see what those complex monosaccharides are and what these modified monosaccharides are. Now put a heading there and write complex या modified monosaccharides. और फाइनली आपको नाम याद रखना है, बट इन केमिस्ट्री यू मे नीड देयर द स्ट्रक्चर्स, बट जोलॉजी में हमें खाली नाम याद रखना है, कॉम्प्लेक्स या मॉडिफाइड मोनोसैकेराइड्स। और इसमें लिखना दे आर derivatives of simple monosaccharides. For example, तो बच्चों जैसे हम लोग पहला एग्जांपल लिखेंगे यहाँ में sugar alcohols, sugar alcohols। तो देखो अगर हम लोग शुगर एल्डिहाइडिक ग्रुप को कन्वर्ट करें अल्कोहलिक ग्रुप में, क्या वो रिडक्शन से पॉसिबल है या वो ऑक्सीडेशन से पॉसिबल है? reduction. Very good. So they are found by the reduction of simple sugars. They are found by the reduction of simple sugars. तो यहाँ में आप क्या कर लेना, एक साइड से आप लोग लिख लेना सिंपल शुगर और एक साइड से आप लोग लिख लेना शुगर अल्कोहल्स। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चरली एक का दिखा दो इधर, और मैं आपको कहूँ कि ये जरा आप लोग बता दो बच्चों ये कौन सा शुगर लग रहा है आपको? है CHOH 4 है और ऊपर में CHO और नीचे में CH2H है। Ribose. सर ना राइबोस कैसे हो सकता है? 5 तो कार्बन है ना, एक और ये ग्लू- 4 और ये 6 हो, क्या होगा ये? ग्लूकोज।
तो अगर हम लोग ग्लूकोज का रिडक्शन करें, if we will reduce the glucose and this first carbon atom will get converted into alcohol. और बच्चों जब ये अल्कोहल बनेगा तो इसको हम लोग कहेंगे सॉर्बिटॉल। Now what is the sugar alcohol of glucose called as? Sorbitol. सॉर्बिटॉल। तो बाकी आपको याद रखना है, अगर आप लोगों से पूछा जाए गैलेक्टोज का क्या होगा, लेट मी सपोज दिस इज द फर्स्ट वन और ये वाला यहाँ सेकेंड वन है, तो उसको गैलेक्टिटॉल कहते हैं और या इसको डल्सिटॉल कहते हैं। जूलॉजी में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द शुगर अल्कोहल ऑफ गैलेक्टोज। तो अब गैलेक्टिटॉल नहीं दिया होगा क्योंकि इजी पहचानना है, तो वहां पे डल्सिटॉल दिया होगा, तो डल्सिटॉल याद रखना है, इसका शुगर अल्कोहल होगा। एंड देन यू कैन राइट द नेक्स्ट वन, और जाइलोस का या मैनोस का भी पहले लिख लेना। और बच्चों मैनोस का होता है मैनिटॉल। Are you done with this? No, sir. No, sir. और नीचे एक और एग्जांपल डाल देना फोर्थ वाला, और वो फोर्थ वाला एग्जांपल जो है वो लिख लेना इस साइड जाइलोस, और बच्चों इस साइड लिख लेना जाइलिटॉल। जाइलोस और जाइलिटॉल। और फिर नीचे लिख लेना कि जो गैलेक्टोज है एंड मैनोस और एल्डोहेक्सोसिस। अगर मैंने आप लोगों को कहा ये एल्डोहेक्सोसिस है तो किसका आइसोमर होंगे ये दोनों? हाँ, ग्लूकोज। वेरी गुड, ग्लूकोज का। तो जाइलोस इज एल्डोपेंटोस। अब बता दो मुझे ये जाइलोस किसका आइसोमर होगा अगर ये एल्डोपेंटोस है? Ribose. वेरी गुड, राइबोस का। जरा आप लोग मुझे एल्डोपेंटोस का एक और एग्जांपल बता दो। अभी बताया था किसी बच्ची ने, राइबोस Ribose. क्या था? तो बच्चों जरा ये बता दो मुझे एल्डोहेक्सोसिस का एग्जांपल बता दो। और ग्लूकोज। so glucose, mannose, galactose, they are aldohexoses. Ribose, xylose, they are aldopentoses. Are you done with this? Yes. चलो अब बता दो आप लोग मुझे कि कौन सा शुगर को हम लोग लेवलोज कहते हैं? Which sugar is called as levolose? fructose, फ्रक्टोज। फ्रुक्टोज। किस शुगर को हम लोग कहते हैं डेक्सट्रोज? ग्लूकोज। ग्लूकोज। किस शुगर में होता है 4 कायरल कार्बन एटम? Glucose. ग्लूकोज। किस मोनोसैकेराइड में कायरल कार्बन एटम होता ही नहीं है? Deoxy. ना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। Dihydroxy acetone. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो बच्चों कौन सा जो स्ट्रक्चर है ऐसा ग्लूकोज का जिसमें 5 कायरल कार्बन एटम होंगे? Glucose का ring structure. वेरी गुड, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर में।
ठीक, तो प्लीज जितना भी लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो सारा लेक्चर जितना भी है उनको ढंग से अब रिवाइज कर ले रहना और एनसीईआरटी को पढ़ते रहना है। एनसीईआरटी का आदत रखना है आपको पढ़ने का, क्योंकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज, एनसीईआरटी के वर्ड्स, एनसीईआरटी का ग्रामेटिकल लैंग्वेज कैसा है, तो वो आप लोगों को याद रखना जरूरी है। क्योंकि जब भी नीट का एग्जाम होता है वहां पे बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइंस को कॉपी किया जाता है और उनका ऑप्शन बनाया जाता है। So you need to write, remember the words, you need to write the grammatical language या grammatical pattern in the NCERT, हाँ, तो तब आप लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा and you will get a much marks from the all the subjects. Now should I clear the meeting? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Take care and Thank keep you, sir. revising. Bye-bye. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir.